नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर हमारा जो टिश्यूज है उसका सेकेंड पोर्शन करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू। ठीक है। और एनिमल टिश्यू की पूरी एनिमल टिश्यू में हम लोग क्या किस बेसिकली चार मेजर टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज द फोर मेजर टिश्यूज? सबसे पहला आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उसके पास तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है। ये चार चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, अलग अलग जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम लोग हमारी बॉडी को हेल्थीली मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सम हेल्थी इनिशिएटिव्स लाइक योगा और इन सब चीजों के थ्रू हम लोग कैसे हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करा पाएंगे। इन सब के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। टिश्यूज इन एक्शन, एनिमल टिश्यूज। ठीक है। सो सबसे पहला आता है हमारा, फुल स्क्रीन पहले कर देता हूं। ठीक है। नाउ टिश्यूज इन एक्शन, एनिमल टिश्यू। सो सबसे पहले एज यूजुअल प्लांट टिश्यू में ही हम लोगों ने शुरुआत किया था। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या बोली थी? जो टिश्यूज होते हैं हमारे, व्हाट आर दे आर अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सिमिलर cells that work together to perform a specific function। हाँ, एक ही तरह के जो अलग अलग सेल्स होते हैं एक साथ आके एक स्पेसिफिक फंक्शन को तुम्हारा कंडक्ट करने में जो मदद करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम टिश्यूज। ठीक है। हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में फर्क क्या है? प्लांट्स का क्या होता है? दे हैव, उनका लोकोमोशन नहीं होता, बिल्कुल दे डोंट, बेसिकली हमारी तरह तो मूव नहीं करते। उनको लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ अपने आप को ट्रांसपोर्ट कराना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लोकोमोशन। ठीक है। नाउ प्लांट्स को लोकोमोशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं। दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मगर एनिमल टिश्यूज का ऐसा नहीं होता। एनिमल्स को क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करना पड़ता है, देयर टिश्यूज, देयर ऑर्गन्स, देयर बॉडी हैव टू बी निम्बल। निम्बल का मतलब है मूव करने लायक होना चाहिए। ठीक है। उसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अलग भी हो जाता है। दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट। और तो और एनिमल्स जो है खाना नहीं बना सकते। सो दे प्लांट्स हैव स्पेसिफिक टिश्यूज। ठीक है। स्पेसिफिक तुम्हारे सेल्स होते हैं जो क्लोरोफिल और क्या बोलते हैं तुम्हारे फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो चीज हमारे एनिमल टिश्यूज में हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है। सो ऑल इन ऑल हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? The diversity in animal tissues enables complex life processes such as movement, digestion, communication and protection। ये चारों के चारों चीजों के लिए हमारे अलग अलग टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है। मूवमेंट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा स्केलेटल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेशन के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, पूरा का पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। कम्युनिकेशन के लिए हमारे नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। और फाइनली प्रोटेक्शन के लिए हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल टिश्यूज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। इनको हम लोग बोलते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सो शुरुआत सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये तुम्हारे प्लांट्स में भी था। प्लांट्स के ऊपर जो सबसे बाहर का जो टिश्यू था, वी कॉल इट द एपिथेलियल सेल्स, है ना। ऊपर से नीचे लेके तक तुम्हारा एक एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है। नाउ इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड आल्सो द इनर लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स सच एज माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। सो बाहर के कवरिंग तो है ही, अंदर की कवरिंग भी होती है। जैसे तुम्हारे अलग अलग ऑर्गन्स को एक एपिथेलियल टिश्यू के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। ताकि तुम्हारा जो ऑर्गन है एक स्पेसिफिक शेप, उसको एक क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिकली इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। हार्ट इज आल्सो कवर्ड बाय एन एपिथेलियल टिश्यू। लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, ये सभी के सभी तुम्हारे एक पतले से एपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टेड है। हमारा जो अंदर का जो ये इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ आवर चीक्स, वो भी क्या है? दे आर ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू। सभी के सभी हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये तुम्हारा एपिथेलियल जो टिश्यू है, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। दैट इज सेल्स के बीच में तुम्हें बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलता। दिस कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है। एक दीवार की तरह सोच के देखो, अगर तुम्हारे जो घर के दीवार में छेद होगा तो घर बाहर का जो डस्ट है, डर्ट है,
इंसेक्ट्स है वो इस छेद के थ्रू अंदर आ सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे एपिथेलियल सेल्स में छेद होगा या फिर गैप्स होंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, वर्म्स, माइक्रोस्कोपिक वर्म्स, ठीक है, ये सभी के सभी हमारे अंदर आ सकते हैं। डस्ट और डर्ट हमारे अंदर आ सकता है। बाहर की क्या बोलते हैं, जो इम्प्योर मटेरियल्स है, केमिकल्स है, वो हमारे अंदर आ सकते हैं। देयरफॉर एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं बिल्कुल एक दीवार की तरह होते हैं बिटवीन अस एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये समझ में आ गया? अस एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक दीवार है तुम्हारा। हाँ, सबसे बाहर का टिश्यू वो भी एपिथेलियल सेल ही होता है तुम्हारा, ठीक है। बाहर सबसे बाहर का जो सेल होता है तुम्हारे पास, एक सेकंड रुको। सो प्लांट्स में हम उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। एक सिंगल लेयर थिक होता है, एक सिंगल सेल थिक होता है एपिडर्मिस, जो प्लांट्स के टॉप से बॉटम तक जाता है। हमारे उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द एपिथेलियल सेल्स। एपी मतलब आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल्स को एपी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एंट्री ऑफ जर्म्स, reducing water loss and facilitating processes like absorption, secretion and exchange of substances। ये सभी के लिए तुम्हारा जो एपिथेलियल सेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला चीज, एंट्री ऑफ जर्म्स तो समझ में आ गया, एक दीवार की तरह तुम्हारी खड़ी रहती है जो बेसिकली बाहर की जितने भी कचरा है, बाहर का जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है वो बॉडी के अंदर आने से रुक जा रहा है। रिड्यूसिंग वाटर लॉस। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। सो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज क्या क्या है हमारे पास। नाउ सबसे पहला है तुम्हारा गैसियस एंड लिक्विड डिफ्यूजन वाले एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज होते हैं दे आर लिटरली वन सेल थिक, एक सेल, सिंगल सेल थिक होते हैं ये। नाउ दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट cells that allow the rapid movement of substances across, ठीक है। तुम्हारा जो सेल होता है, हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तुम्हारे टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत पड़ती है, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लंग्स के टिश्यूज, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, तुम्हारा बाहर से निकलने वाला ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके तुम्हारे ब्लड के अंदर घुसना पड़ता है, और ब्लड के अंदर रहने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे डिफ्यूज करते हुए बाहर की तरफ जाना पड़ता है। सो यू आर सीइंग डिफ्यूजन बोथ वेज, दोनों के दोनों तरफ तुम्हारा डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है। इसलिए इन सेल्स को क्या बोला जाता है, इन सेल्स को गैसियस एंड लिक्विड डिफ्यूजन एपिथेलियल सेल्स बोला जाता है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स को डिफ्यूजन करने में उन्हें मदद करते हैं। अगला क्या है तुम्हारे पास, it is found in the linings of blood vessels of lungs where the efficiency on exchange of materials बहुत अच्छा तरीके से हो। इवन तुम्हारा जो लंग्स हो गया, एल्वियोलाई हो गया, उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ये? आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव लाइनिंग, प्रोटेक्टिव लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज। प्रोटेक्टिव लाइनिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोटेक्टिव लाइनिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह, ठीक है। जिस तरह से हम लोग जब कपड़े पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं, ताकि हमारा जो अंदर का जो शरीर है वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। गर्मी हो या सर्दी हो, ठीक है, मच्छर बहुत सारे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं, है ना, फुल बॉडी को कवर करते हुए कपड़े पहनते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मच्छर होता है तुम्हारे पास। विंटर के समय में हम लोग लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ कपड़े पहनते हैं। समर के समय हम लोग छोटे कपड़े, शॉर्ट्स हो गया, हमारा पतले पतले टी शर्ट हो गए, वो पहनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रोटेक्टिव लाइनिंग का काम क्या होता है, दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स, तुम्हारे अलग अलग लेयर से, सेल्स के तुम्हारे मल्टीपल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। नाउ दीज लेयर्स प्रोवाइड क्या, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम गिर गए, तुम गिरने पर क्या हो गया, तुम्हारा थोड़े बहुत एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो सकते हैं, मगर अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो तुम्हारे सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर तुम लड़ रहे हो, ठीक है, गलती से तुम्हारा किसने मुक्का मार दिया, चेस्ट पे या फिर पेट में मुक्का मार दिया, तुम्हारा स्टोमक डैमेज होने से पहले स्टोमक का जो लाइनिंग, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो टिश्यू है वो तुम्हारा सबसे पहले डैमेज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रिक्शन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। नाउ इट इज प्रेजेंट इन द स्किन, द माउथ एंड द ईसोफेगस। हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है इसके ऊपर जो आउटर कोटिंग, हाँ बोलो,
फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल अगर सोच लो कि तुम भाग रहे थे, भागते वक्त तुम अगर क्या बोलते हैं अपने पैर को टकरा के गिर गए, ठीक है, या फिर कोई पत्थर के ऊपर तुम क्या बोलते हैं अपना पैर को फंस के तुम गिर गए, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अरे पैर पे थोड़ी लगेगी, तुम गिरोगे तो तुम्हारे हाथ पैर छिल नहीं जाएंगे, फ्रिक्शन ही के कारण तो छिला। तुम नीचे गिरे, पैर और जमीन और हाथ के साथ फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण तुम्हारा एक पूरा का पूरा जो लेयरिंग है छिल के बाहर निकल गया, ठीक है, छिल गया पूरा, ठीक है। सो इसके कारण क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? तुम्हारा बाहर का एपिथेलियल सेल ही तो डैमेज हुआ, अंदर का लेयर तो बच गया तुम्हारे पास, है ना? हाँ, छोटे मोटे खरोच से तो तुम बच गए, ठीक है। नाउ माइक्रोबियल एक्टिविटी इट इज प्रेजेंट इन द कहां कहां पे? स्किन में मौजूद है, ठीक है, और कहां कहां पे मौजूद है? माउथ के अंदर, यहाँ पे, और ईसोफेगस पूरा तुम्हारा यहां से लेके यहां तक नीचे जाने वाला जो पाइप है, ये भी तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू ही है, ठीक है। हाँ, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू? प्रोटेक्टिव लेयर एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ सिक्रीटरी टिश्यूज क्या होते हैं? हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एंजाइम्स, अलग अलग तरह के लिक्विड्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को सिक्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्किन होता है, स्किन में कौन सा तुम्हारा क्या बोलते हैं सिक्रीशन देखने को मिलता है? स्वेट, स्वेट का सिक्रीशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो सलाइवा हो गया, हमारा जो माउथ हो गया, माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, हाँ, ग्लैंड्स के कारण, ठीक है। तो ये क्या होता है? दिस epithelial type is responsible for the secretion of substances such as mucus. mucus कहाँ पे पता है? हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर भी, और जो तुमने बोला वो भी सही है, स्टोमक के अंदर भी, बचाने के लिए स्टोमक के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह इस्तेमाल होता है। लंग्स के अंदर जो म्यूकस होता है वो किसके लिए होता है? तुम्हारा जो डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स, और तुम्हारा जो ईसोफेगस के अंदर भी, और तुम्हारे नेजल स्ट्रिप, इन सब के अंदर म्यूकस भरा रहता है, ताकि तुम्हारा जितना भी जो पोल्यूटेड एयर है, इसको तुम सांस लेते हो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है, डस्ट डर्ट पार्टिकल्स तुम्हारे म्यूकस में लग जाते हैं। म्यूकस में लगने के बाद वो धीरे धीरे या तो तुम्हारे अंदर चले जाएगा, दैट इज तुम्हारे बेसिकली एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलेगा, या तो तुम्हारे मुंह से थूक दोगे बाहर, या फिर तुम्हारा नाक से तुम निकाल सकते हो। दिस इज ऑल द वे बाय विच तुम्हारा जो बॉडी है, जो बैक्टीरिया हो गया, डस्ट डर्ट पार्टिकल्स हो गया, उन सबको बाहर निकालता है। तो सिक्रीशन के अंदर एक तो तुम्हारा म्यूकस हो गया, दूसरा एंजाइम्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, और सलाइवा हो गया। माउथ के अंदर तुम्हें सलाइवा का सेक्रीशन देखने को मिलता है। द सेल्स आर यूजुअली क्यूबॉइडल और कॉलमनर, बेसिकली तुम्हारे कॉलम्स की तरह होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल कॉलम, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, तुम्हारे जो दीवारों में जो एक क्यूबॉइडल पिलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से तुम्हारा क्यूबॉइडल प्रोजेक्शंस तुम्हें देखने को मिल सकता है, ठीक है, इन द शेप, एंड दे आर अडेप्टेड फॉर सिक्रीशन। दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ ऑल ऑफ दिस म्यूकस, सलाइवा, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इन सबके सिक्रीशन में तुम्हारा ये सिक्रीटरी, ये एपिडर्मिस काम करता है। इट इज फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, एंड द स्टोमक लाइनिंग। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए, स्किन के नीचे जो स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए, और तुम्हारा स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग है, म्यूकस प्रोड्यूस करने के लिए। इस तरह से तीनों के तीनों तुम्हारे क्या बोलते हैं, ये तीनों को एक्सप्लेन करके लिखना है। सिक्रीटरी एपिडर्मिस समझ में आ गया? हाँ, सिक्रीटरी तुम्हारा एपिथेलियल सेल्स, अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। सेंसरी एपिडर्मिस, सेंसरी एपिडर्मिस का काम क्या होता है? हाँ, तुम्हारा जो 5 अलग अलग सेंसेस है हमारे पास, वी हैव द टच, वी हैव द टेस्ट, वी हैव द स्मेल, वी हैव द हियरिंग, एंड वी हैव द साइट। तो साइट को छोड़ के ये जो टेस्ट हो गया, टच हो गया, इन सब के लिए सेंस करने के लिए जो तुम्हारा एपिडर्मिस चाहिए होता है, सेंस करने के लिए जो टिश्यू चाहिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी एपिडर्मिस बोलते हैं। दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई सच एज स्मेल, साउंड। तुम्हारे जो कान के अंदर जो ईयर ड्रम है, दैट इज व्हाट? अ सेंसरी एपिथेलियल सेल, ठीक है। टेस्ट, साउंड, एंड बैलेंस। इट इज मेड अप ऑफ receptor cells with hair-like projections and is located in the nostrils, taste buds, and the inner ear. हमारे अंदर के कान के अंदर भी छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है? साउंड जो आ रहा है,
हवा के अंदर जो डिस्टरबेंस है वो तुम्हारे कान तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना, एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये अलग अलग सेंसेस को उठाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन की तरफ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सार्थक करके बोलूंगा तो क्या होगा, सार्थक के कान के अंदर जो छोटे छोटे बाल है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, वो तुम्हारे वाइब्रेट होने लगेंगे। वो वाइब्रेशन तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो तुम्हारे ब्रेन की तरफ जाएगा। हाँ बोलो। ये ड्रम भी तुम्हारा वही तो है। इट इज बेसिकली इट इज कवर्ड विथ टाइनी हेयर। छोटे 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 हेयर होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, दे बेसिकली एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरह ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं और इस वाइब्रेशन को तुम्हारा एब्जॉर्ब होने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्टिव लाइनिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव लाइनिंग का काम क्या होता है, अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, स्पेशली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लेयर्स ऑफ टाइनी पिलर शेप्ड सेल्स विथ माइक्रोविलाई। छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनके ऊपर, which increases the surface area for absorption. Finger like projections तुम लोगों ने 8th क्लास या 7th क्लास में सीखा हुआ है। There are small finger like projections, tiny finger like projections inside the small intestine and large intestine. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। उसका काम क्या होता है, जो भी खाने को हम लोगों ने डाइजेस्ट किया है यूजिंग वेरियस, हाँ, जो भी हम लोगों ने खाने को डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करना है। और हम लोगों ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही क्यों चुना, सो दैट एरिया, सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाए। ठीक है, मैंने कल क्या एग्जांपल दिया था, एक छोटे से हैंडकरचीफ से अगर तुम नहाने के बाद अपना क्या बोलते हैं पूरा का पूरा बॉडी को वॉश करोगे, या फिर एक बड़ा सा तौले का इस्तेमाल करोगे, एक टॉवल का इस्तेमाल करोगे, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इट इज एबल टू अब्सॉर्ब मोर वाटर, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दे आर सिलिंड्रिकल इन नेचर। इनके ऊपर क्या क्या होता है, छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, नाउ इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बड़ा करना ताकि एफिशिएंटली एब्जॉर्प्शन हो जाए। दिस इज इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इफ आई, हाँ बोलो, टू एब्सॉर्ब द रेजिडुअल वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है, हमारा जो बेसिकली जो खाना होता है ना, खाना बेसिकली पकने के पूरी तरह से पचने के बाद, पचना मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद तुम्हारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो हमारी बॉडी ने जो बहुत सारे फ्लूइड्स को डाला है उन सबको एब्सॉर्ब भी तो करना है। एब्सॉर्ब करके हमारा जो बेसिकली शेप देना होता है ना, जो हमारा जो फीसिस होता है उसको शेप देने के लिए भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर करके रखता है और जैसे ही एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हो जाती है हम लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है। नाउ अब सोच के देखो, जब भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को इंफेक्शन होता है क्या होता है, लूज मोशन, पानी एब्सॉर्ब नहीं हो पाता लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, नहीं, लूज मोशन की, हाँ, लूज मोशन हटाने अगर नहीं हटाया तो क्या होगा, बहुत सारे लोग पहले पुराने जमाने में पुराने जमाने में क्या होता था, पहले बहुत सारे लोग लूज मोशन जैसे ही आता था मर जाते थे वो लोग। ठीक है, दे यूज्ड टू डाई इन द टॉयलेट। हाँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो बेसिकली तुम्हारा लूज मोशन, हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली पानी और सॉल्ट्स, दो चीजें जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो खो रही है। ठीक है, लूज मोशन अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओआरएस पीना पड़ता है ना। ओआरएस क्या होता है, नहीं, तुम्हारा जो ओआरएस होता है, ओआरएस क्या है, ओरल डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन, डी नहीं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होता, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ connective tissues, it connects and supports other tissues and organs of the body. It consists of cells embedded in a non-living matrix. Connective tissue का काम क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करके रखना, दैट्स इट। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, दो अलग अलग तुम्हारे कोई भी हो, कोई भी चीज हो उनको कनेक्ट करके रखना।
इसी का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। नाउ इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एम्बेडेड इन अ नॉन लिविंग मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मीडियम। एग्जैक्टली, मैट्रिक्स का काम होता है मीडियम। आगे बढ़ते हैं। सो एक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ मीडियम। अलग अलग तरह के मीडियम तुम्हारे पास हो सकते हैं। यू कैन हैव अ सॉलिड मीडियम और यू कैन हैव अ लिक्विड मीडियम। नाउ द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स मटेरियल, द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिटरमिन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। किस तरह से तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू बिहेव करेगा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। So, the main types of connective tissues are blood, bone, cartilage, ligament और tendon। ठीक है, ligament and tendon। नेक्स्ट, ब्लड का काम क्या होता है? सबसे पहले ब्लड का काम क्या होता है? हम लोगों ने सुनो, जब मैं डाउट पूछूंगा तो मैं तुमसे बताऊंगा। ब्लड का काम होता है तुम्हारा मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। लिटरली हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ब्लड। ठीक है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? हमारा जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स से निकाल के पूरे शरीर में देता है। पूरे के पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स को देता है। तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी खाना निकला है उन सबको पूरी की पूरी बॉडी में देता है। जो वेस्ट मटेरियल्स आए हैं वो उनको किडनी की तरफ भेजता है। किडनी में वो अपने आप को फिल्टर भी कर लेता है ना? किडनी में वो तुम्हारा खून फिल्टर हो रहा होता है। ठीक है, एक तरह से तुम समझ सकते हो। तुम्हारे जो ट्रांसपोर्ट बसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट बसेस क्या करते हैं? एक पैसेंजर को दूसरे पैसेंजर की तरफ लेके जाते हैं और हर रात को उनकी शाम को क्लीनिंग और सफाई होती है ना? अगले दिन फिर से क्या बोलते हैं, सारे के सारे बसेस क्या करते हैं? पूरे के पूरे सिटी के पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेके जाते हैं। तो इसी तरह से खून जो है ऐसा ही बिहेव करता है, एग्जैक्टली लाइक दिस। ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट में मदद करने के लिए उसका मीडियम कैसा होना चाहिए? फ्लो करना है तो फ्लो कौन करेगा? लिक्विड ही तुम्हारा फ्लो कर सकता है। तो तुम्हारा जो होता है उसका जो फ्लूइड जो होता है, हाँ, तुम्हारा लिक्विड इन नेचर होता है। गैसेस तुम्हारा कोई चीज को कैरी करके एफिशिएंटली नहीं लेके जा सकते। ठीक है, हाँ, वो सिंगल सेल के अंदर ठीक है, सिंगल सेल में तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। मगर हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इतना कॉम्प्लेक्सिटीज रहता है कि हमें एक प्रॉपर लिक्विड मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर द एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, और इस एक्सचेंज के लिए हमारा जो मैट्रिक्स का जो इस्तेमाल होता है वो है एक लिक्विड। नाउ plasma makes up about 55% of the blood's volume and transports nutrients, hormones, gases and waste products throughout the body। ठीक है, प्लाज्मा क्या, हमारा जो खून होता है वो बेसिकली चार मेजर कंपोनेंट से बना है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं मगर तुम लोगों को सिर्फ चार मेजर कंपोनेंट्स के बारे में याद करना है। एक है प्लाज्मा, दूसरा है तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है दैट इज द मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज द मीडियम। इसके अंदर तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तुम्हारे फ्लोट कर रहे होते हैं। दैट इज दे आर बेसिकली अलाउड टू पास थ्रू द मीडियम लाइक दैट। तुम्हारा जो प्लाज्मा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जब भी तुम्हारा खून होता है ना, खून को जब तुम एक सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालते हो तो क्या होता है? प्लाज्मा जो है तुम्हारा ऊपर फ्लोट करता है और जो तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स एक अरेंजमेंट के फॉर्म में तुम्हारे अरेंज हो जाते हैं। सबसे नीचे तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स, उनके ऊपर तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके ऊपर तुम्हारे प्लेटलेट्स, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड? द प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास प्लाज्मा इज वाटर ओनली, प्लाज्मा का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर ही होता है। ठीक है, नाउ रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं व्हाट आर दे कंटेन हीमोग्लोबिन, एन आयरन रिच प्रोटीन दैट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। जो हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज व्हाट, ये एक कैरियर की तरह काम करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर इंपॉर्टेंट काम क्या है? ऑक्सीजन को पकड़ के रखना। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है नेचुरली पानी में बहुत कम डिसॉल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा भर भर के डिसॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, तुमने देखा होगा जब भी तुम फिशेस को देखते हो, दे कहीं पे एक जगह रुके हुए नहीं होते, दे आर कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उनको कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना पड़ता है ताकि वो लोग पानी से ऑक्सीजन को उठा के अपने आप को अंदर अब्सॉर्ब कर ले अपने गिल्स के थ्रू। उनकी जो गर्दन होती है ना, कान के पीछे,
गिल्स होती है, उसके थ्रू तुम्हारा पानी जाता है और गिल्स तुम्हारे उसके अंदर से ऑक्सीजन को धीरे धीरे निकाल के अपना अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या है, वी आर एनिमल्स हु आर लिविंग इन द लैंड। हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारे पेड़ पौधों से भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजों में ब्रेन एक्टिविटी, जितना ज्यादा तुम पढ़ते हो तुम्हारे ब्रेन को उतना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो इन सब चीजों से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है। तो हमारी बॉडी ने एक ऐसे सेल को, एक ऐसे एंजाइम को उसने डेवलप किया, इवॉल्व किया इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो ऑक्सीजन को पकड़ के रख सके, बाइंड करके रख सके। तो तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, तुम्हारे लंग्स में जाके जो भी ऑक्सीजन उसे मिल रहा है उसको हाथ से ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसके बाद उसे अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा खून किससे बना हुआ है, मेजोरिटी पानी है, पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी सेल की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? नाउ दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 4 महीने। हर एक रेड ब्लड सेल 4 महीने के लिए जिंदा रह सकता है। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा एरिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ के एरिया को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो, हाँ, सेल्स, हाँ एग्जैक्टली, सेल्स बनाता है वो। ठीक है, स्टेम सेल्स के बारे में हम लोग अभी वहां पे सीखेंगे। नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं तुम्हारे, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून डिफेंस। ठीक है, नाउ दे हेल्प डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड एक्यूमुलेट एट द इन्फेक्टेड साइट एंड टू इनिशिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, दे आर मैक्रोफेजेस इन नेचर। इसका मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तुम्हारे लिए नहीं है मगर समझ लेना इसको। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है वो जिसको भी छूते हैं ना, वो कोई भी चीज जो है वो अंदर बाहर कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, बैक्टीरिया के ऊपर वो चिपक जाते हैं, तुम्हारे अलग अलग चीजों के ऊपर वो लोग चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो तुम्हारे अंदर बाहर कर देते हैं। बेसिकली एक तरह से समझ लो कि मैंने क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में अगर हम लोग मान लो, ठीक है, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, खाल उखेड़ देंगे बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, मैं तुम्हारी इतना मारूंगा कि खाल उखेड़ दूंगा तुम्हारा। खाल मतलब स्किन, स्किन को उखेड़ दूंगा मैं, आई विल रिमूव योर स्किन। उसी तरह से तुम्हारा जो व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को डैमेज कर देता है, जिसके कारण तुम्हारा जो इन्फेक्टेड इन्फेक्शन कॉज कराने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो तुम्हारा मर जाता है। ठीक है, सो इस तरह से जस्ट उसको चिपकना होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करते रहते हैं। जहां पे उन लोगों को कोई बैक्टीरिया दिखा, जहां पे उन लोगों को कोई कैंसर सेल दिखा, उन सबको वो मार देते हैं। हमारी बॉडी जो है हर दिन कंटिन्यूसली कैंसर सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। कैंसर सेल्स क्या होते हैं, कॉपी जो होती है तुम्हारा, बेसिकली जब कॉपी करते वक्त जब गलतियां निकल के आती है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कैंसर। सो जब भी कोई क्या बोलते हैं इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उस इन्फेक्शन को पूरी की पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और उसे हराने में मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो इस व्हाइट ब्लड सेल को ही टारगेट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे डिजीज है, एड्स। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी को, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल है, उसकी काउंट को कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई तुम्हारा दूर से छींकता है, तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हाँ, तुम्हारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, इम्यून सिस्टम उसे, नहीं, अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनली, हाँ, तुम्हारी बॉडी सिक हो जाती है क्या उस एक चीज से, हाँ, नहीं होती ना, हाँ, तुम्हारा बेसिकली अगर इम्यून सिस्टम तुम्हारा, हाँ, अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम है, कौन है इससे, सो ठीक है, जो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम अगर तुम्हारा चला गया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कोई भी दूर से अगर कोई बंदा छींक भी रहा है, यू विल गेट दैट डिजीज। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, यू हैव टू स्टे इनसाइड अ बबल, एक प्लास्टिक बबल के अंदर तुम्हें पूरी की पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी, क्योंकि दूर से अगर कोई बंदा छींक भी दे, तुम्हारे लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। समझ में आ गया?
हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस ऑलरेडी है, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स है, हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, हमारी बॉडी, हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है, पता नहीं मेरे को साथ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इन सभी की सभी चीजों को रोक के रखा किसने है? व्हाइट ब्लड सेल ने, ठीक है। जिस दिन व्हाइट ब्लड सेल की काउंट कम हो गई, ये सभी के सभी बिल्कुल रिवेंज लेने के लिए आ जाएंगे तुम्हारे, हाँ एग्जैक्टली। नेक्स्ट आता है तुम्हारे प्लस, लड़ते हैं एग्जैक्टली, व्हाइट ब्लड सेल, तुम्हारा प्लेटलेट्स। नाउ these are small cell fragments that help blood clot at any site of injury, preventing excessive blood loss. ये तुम्हारे इंटरनल इंजरीज और एक्सटर्नल इंजरीज दोनों में काम आते हैं, ठीक है। सो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम सिर्फ ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा कोई कट लग गया, कट लगने के कारण तुम्हारा जो खून है पहले बहने लगता है, आफ्टर वाइल तुम्हारा कंटिन्यूसली खून बहता है क्या? नहीं, आफ्टर वाइल तुम्हारा खून बंद हो जाता है बहना। उसके ऊपर एक काले रंग का, एक क्या बोलते हैं, पहले तो रेडिश कलर का, फिर एक काले रंग का तुम्हारा एक कवरिंग आ जाता है, वो तुम्हारा क्या होता है? प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट क्या करता है? अपने आप को सुखा देता है, ड्राई कर देता है, ताकि हम लोग बहुत ज्यादा ब्लड लॉस के कारण मर ना जाए, ठीक है। प्लेटलेट्स की जब कमी होती है तब क्या होता है? हाँ, ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। दो जिन लोगों को डायबिटीज होता है, उन लोगों का ब्लड बहुत ज्यादा धीरे क्लॉट होता है, ठीक है, बहुत धीरे क्लॉट होता है। अगर उनका थोड़ा सा कट भी लग जाता है, उनके हाथ को ऐसे बेसिकली आधे घंटे ऊपर उठा के रखना पड़ता है, ताकि खून तुम्हारा, वरना उनका खून बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, ठीक है। तभी नहीं उठता। हाँ, आगे बढ़ता है, ठीक है। प्लेटलेट्स, हर एक सेल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ नेक्स्ट कौन है तुम्हारे पास? यू हैव द बोन। बोन का काम क्या होता है? बोन का काम होता है हमारा एक तरह से एक एक्सटर्नल फिजिक बनाना, ठीक है। बेसिकली इट इज द फाउंडेशन ऑन टू विच हमारे सारे के सारे अलग अलग चीजें चिपके हुए हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिब केज क्या किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ना। हमारा जो सर है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तुम्हारा, जो वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे वर्टिब्रा को प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्शन के लिए हमारा क्या है? वी हैव समथिंग नोन एज अ बोन, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू हुज मैट्रिक्स इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं किसके अंदर? हमारे हड्डी के अंदर। हड्डी के जो सेल्स है इस सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर भरे रहते हैं, ठीक है। इट इज लिविंग। जो हमारी हड्डी होती है ये मरी हुई नहीं होती, इट इज लिविंग इन नेचर। तभी तो क्या होता है, जब हड्डी टूटती है, जब डॉक्टर उसे जोड़ने की कोशिश करता है, वो क्या करता है? हड्डी को बस प्लेस करता है, बस। हड्डी के जो सेल्स हैं वो अपने आप को रिप्लेस और रिप्लेनिश करते रहते हैं, और वो पूरी की पूरी दो हड्डी जो टूटी हुई थी वो आफ्टर वाइल एक सिंगल हड्डी बन जाती है। इट इज लिविंग इन नेचर। सोच के देखो ना, जब पैदा हुए थे तुम इतने क्या बोलते हैं 6 फुट के थे क्या? नहीं ना, पैदा होते वक्त, हाँ, तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 5'10", 5'11" के हो तुम, हाँ, तो तुम, हमारी हड्डी बढ़ने लग जाती है, हड्डी जो है, हाँ एग्जैक्टली, exactly. Now, this mineral-rich matrix provides strength and rigidity to the body. Bones, such as bones, support the body and protect the vital organs such as the brain, heart, and lungs. हाइट तुम्हारे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स होती है, इट इज जेनेटिक्स। तुम्हारा बहुत ज्यादा जेनेटिक्स पे तुम्हारा वर्क करता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स उतने ज्यादा लंबे नहीं है, तुम भी उतना ज्यादा लंबा नहीं हो। हाँ, कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेज नेक्स्ट। तो बेसिकली बोन्स का काम क्या होता है? बोन्स का काम होता है एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू और एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? लिटरली क्या बोलते हैं, तुम्हारा फाउंडेशन की तरह एक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेज, बस। cartilage. It has a soft jelly-like matrix that is flexible and provides cushioning. कार्टिलेज का काम क्या होता है? कुशनिंग प्रोवाइड करना होता है। एक तरह से तुम्हारा जो तकिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेड के ऊपर जब हम लोग जंप करते हैं, अगर मैट्रेस नहीं होता तो हमें लगेगा, है ना। मैट्रेस क्या करता है? हमारे जो फॉल है, हमारा जो जंप है, उसको कुशनिंग करने की कोशिश करता है ना। उसी तरह से हमारे जो बॉडी के अंदर अलग अलग जगह में कार्टिलेज है,
कार्टिलेज का काम क्या होता है? बेसिकली नोज का एरिया हो गया, ईयर्स, शेप प्रोवाइड करना और कुशनिंग की तरह काम करना, ये दोनों का काम होता है कार्टिलेज का। ठीक है, इट इज अ सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स, जेली लाइक मैट्रिक्स होता है तुम्हारा, दैट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड्स कुशनिंग। इट इज फाउंड एट द एंड्स ऑफ बोन जॉइंट्स इन द ईयर्स, नोज एंड बिटवीन द वर्टिब्रे। जब हम लोग ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो हमारा जो एक वर्टिब्रल कॉलम दूसरे वर्टिब्रल कॉलम को टच नहीं करना चाहिए, है ना? अगर टच करेगा तो क्या करेगा? घिसने लग जाएगा, है ना? तुम्हारा जो वर्टिब्रा होता है वो ऊपर से नीचे के नीचे तक क्या बोलते हैं, ऐसे जाने वाला एक स्पाइन है। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेपरेट 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 कॉलम से बना हुआ होता है। उन सारे के सारे कॉलम्स के बीच में क्या होता है, एक कुशनिंग लेयर होती है तुम्हारे कार्टिलेज की, ताकि एक हड्डी दूसरे के ऊपर घिसती ना रहे। ठीक है, ओल्ड एज में क्या होता है, यही कार्टिलेज कभी कभी कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां घिसने लग जाती है। हाँ, जिसके कारण बैक पेन भी हो सकता है, तुम्हारे हड्डियां ज्वाइन हो जाती है, घिस घिस के ज्वाइन हो जाती है। हाँ, रोक के सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल योगा करके, बॉडी को मेंटेन करके। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुशन लगाने से कुछ नहीं होगा। हड्डी के अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सर्जरी कराना पड़ेगा, यू विल हैव टू परफॉर्म सर्जरी। ठीक है, नहीं कर सकते। Now, cartilage provides flexibility and acts as a shock absorber, protecting bone ends from damaging during movement. हर जगह, इवन यहाँ पे भी तुम्हारे अलग अलग जगह में कार्टिलेज है। दिस कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स टू डिफरेंट बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। रब करके, अगर तुम दो पत्थर को बस घिसते रहोगे ना, दोनों के दोनों पत्थर इवेंचुअली पाउडर बन ही जाएंगे। हाँ, पत्थरों को घिस घिस के घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, पाउडर बन जाएंगे फ्रिक्शन के कारण। एग्जैक्टली तुम्हारा हड्डियां को भी अगर हड्डियां घिसती रही तो क्या होगा, वो भी तुम्हारे पाउडर बन जाएंगे। हाँ, नहीं मारा ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम खाओगे तो फिर किडनी खराब हो जाएगी। हाँ, एक्सेस क्या, कुछ भी एक्सेस खाते हो तुम्हारा वो हानिकारक होता है। ठीक है, इवन ज्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारा ओवर हाइड्रेशन के कारण भी मर सकते हो तुम। नाउ, तुम्हारा टेंडेंस, ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट द मसल टू द बोन। ठीक है, जो मसल्स होते हैं उसको बोन के अंदर कनेक्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरे आर्म का बोन है, हाथ का जो बोन है, इसके ऊपर जो मेरे मसल्स अटैच्ड है ना, हाउ आर दे अटैच्ड टू द बोन्स? दे आर अटैच्ड बाय द टेंडन। ठीक है, टेंडन से अटैच्ड होते हैं तुम्हारे। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, दे ट्रांसमिट द फोर्स टू द बोन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ ऐसा है, ठीक है, अभी ये रिलैक्स पोजिशन में है, मेरा यहाँ का जो मसल है जब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, मेरा हाथ उठ जाएगा। बेसिकली आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट माई हेयर हैंड हियर, इस एरिया में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, मेरा हाथ उठ गया। अगर रिलैक्स कर दिया तो फिर से नीचे चला गया। तो बोन के मूवमेंट में मदद करता है, मसल्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये तुम्हारे बोन्स की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? पपेट्स के ऊपर जो लगे हुए स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, पपेटियर क्या करता है, अपने हाथों को मूव कराता है, मगर ये हाथों का मूवमेंट ये धागों के थ्रू पपेट की बॉडी में जाके पपेट को मूव करा रहा है। तो हम लोग धागों को वी कैन कंसिडर देम टू बी द टेंडेंस। ठीक है, मसल्स तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, इस फोर्स को तुम्हारे बोन्स की तरफ ले जाने वाला जो टिश्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन। समझ में आ गया? टेंडन बोलते हैं। दे आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड हाई टेंसाइल पुलिंग फोर्सेस, बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उनके पास, पुलिंग फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोच लो तुम क्या बोलते हैं कोई चीज को उठाना चाहते हो, ठीक है, सोच के देखो, अगर तुम्हारा टेंडन बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तुम चेयर को उठा, तुम दरवाजा खोलने गए, तुम्हारा मसल्स जो है तुम्हारे बोन से गिरी गए, नहीं होगा ना। सी, जब तक बहुत खतरनाक इंजरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा बोन और मसल के बीच में जो कांटेक्ट है, टेंडन टेयर बहुत मुश्किल होता है, यूजुअली एथलीट्स में पाया जाता है। लिगामेंट टेयर, टेंडन टेयर, ये सारे के सारे टेयर्स होते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया टेंडन का काम क्या है, समझ में आ गया. व्हाट इज द जॉब ऑफ द टेंडन? इट इज द जॉब ऑफ द टेंडन इज टू कनेक्ट द मसल टू द बोन. मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम होता है टेंडन का. मसल्स के जो फोर्स है उनको बोन की तरफ ट्रांसमिट करने का काम होता है टेंडन का. समझ में आ गया. लिगामेंट क्या होता है? नाउ व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट आर द मसल्स, सॉरी, आर द टिश्यूज दैट कनेक्ट टू डिफरेंट बोन्स. दो अलग अलग हड्डियों को ज्वाइन करने वाला जो तुम्हारा एक टिश्यू होता है उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं. नाउ these are strong, slightly elastic and connective tissues that connect the bone to the bone joints. इनको इलास्टिक होना ही पड़ेगा. अगर इलास्टिक नहीं होंगे तो हमारी हड्डियों को तो हम लोग कभी हिला ही नहीं पाएंगे, है ना. ये सारे के सारे इस छोटी सी उंगली के अंदर 3 हड्डियां हैं तुम्हारे पास, ठीक है. अगर तुम्हें इनको हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेक श्योर दैट इनकी जो टिश्यूज है ये फ्लेक्सिबल हो. अगर टिश्यूज फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्या होगा? हिला ही नहीं पाओगे. हाथ बिल्कुल ऐसा खुला का खुला ही रहेगा, है ना. कनेक्टेड है दोनों के दोनों तुम्हारे. नाउ लिगामेंट्स तुम्हारे जो होते हैं दे आर बेसिकली कनेक्टिंग टू डिफरेंट बोन्स. दो अलग अलग बोन्स को तुम्हारे कनेक्ट करने में मदद करते हैं. दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट्स, रेजिस्ट एक्सेसिव मूवमेंट एंड हेल्प प्रिवेंट डिसलोकेशन. रेजिस्ट एक्सेसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी जो है अगर एक स्पेसिफिक मूवमेंट से ज्यादा हो जाती है तो हमारे ब्लड वेसल्स टेयर हो सकते हैं, हमारा जो मसल है वो टेयर हो सकता है, ठीक है. उस मसल के टेयर को रोकने से बचाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो हमारा जो फेस है, ठीक है, इन सबके बोन्स के बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन. ये कनेक्शन तुम्हारा क्या कर रहा है? इट इज प्रिवेंटिंग योर बॉडी हेड फ्रॉम एक्चुअली टर्निंग मोर देन दिस मच. क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा टर्न हो गया तो तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ट्विस्ट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर लगेगा, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा, तुम बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाओगे. पैरालाइज हो जाओगे. स्पाइनल कॉर्ड जब भी डैमेज होता है मैंने देखा है पूरी की पूरी बॉडी जो है तुम्हारी पैरालाइज हो जाती है, ठीक है. सो दे हैव टू बी इलास्टिक, बट उनकी इलास्टिसिटी एक सर्टेन लिमिट तक ही रहती है. बस इलास्टिक होते हैं मगर उनकी इलास्टिसिटी एक सर्टेन लिमिट तक होती है. ताकि क्या हो? ताकि एक्सेसिव तुम्हारा इलोंगेशन ना हो पाए, एक्सेसिव मूवमेंट ना हो पाए, डिसलोकेशन ना हो पाए. जैसे तुम क्या बोलते हैं, मूव करने गए, तुम्हारा क्या बोलते हैं, मूव करते हो क्या हो गया, तुम्हारा जो हाथ है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है इसको, ठीक है. दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है. तुम्हारा सोच के देखो, ये बिल्कुल ऐसे अटैच्ड है, ये एक सॉकेट है, ये एक बॉल है, ठीक है. तुम्हारा लिटरली ऐसे मूव कर पा रहा है. व्हाई इज इट मूविंग? इट इज मूविंग बिकॉज तुम्हारा स्मूथ है. एक और चीज हो गया. नाउ अब तुम्हारा बहुत ज्यादा मूव हो गया तो क्या होगा? डिसलोकेट ही हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा तुम्हारा. बहुत सारे एथलीट्स के साथ होता है जब, हाँ, भिड़ जाते हैं लोग, है ना. भिड़ने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से अगर भिड़ गए, तुम्हारा जो हाथ है सॉकेट से बाहर निकल के आ सकता है, ठीक है. हाँ, लिटरली. फिर उसके बाद डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है? उसे धीरे से सॉकेट के अंदर वापस डालना पड़ता है, ठीक है. हाँ हाँ, मेरा हड्डी टूटा है. हाँ हाँ, बाद में बताऊंगा. चलो. नाउ दिस इलास्टिसिटी अलाउज कंट्रोल्ड मूवमेंट व्हाइल मेंटेनिंग जॉइंट्स की इंटीग्रिटी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लिगामेंट और टेंडन के बारे में समझ में आ गया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये जो हमारा जो ब्लड है, यहाँ पे देखो, ब्लड के अंदर 55%, अनुष्का बातें मत करो, 55% जो होता है तुम्हारा प्लाज्मा होता है. सो प्लाज्मा जो होता है खून के अंदर 55% होता है ऑफ द टोटल वॉल्यूम. तुम्हारा जो क्या बोलते हैं बाकी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तुम्हारे 45% बनते हैं. अगला यहाँ पे जो ये कॉलर बोन हो गया, लॉन्ग बोन हो गया, नी कैप हो गया तुम्हारा. मैं एक वेबसाइट तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा आफ्टर द क्लास, मेरे से पूछ लेना. मेरे से वेबसाइट जिसके अंदर 3D पूरा का पूरा तुम्हारा बॉडी का एक एक मसल, एक एक बोन, एक एक हड्डी, तुम्हारा अलग अलग ऑर्गेन्स, किस तरह से तुम्हारा खाना, पूरा का पूरा एक 3D ये दिखाएगा तुम्हें, ठीक है. आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट, बाद में. नाउ नेम द टाइप ऑफ epithelial tissue found in the linings of lungs and explain why the structure is suitable for gaseous exchange. सबसे पहला, लिक्विड एंड गैसियस डिफ्यूजन वाले तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर तुम्हारा लंग्स के अंदर के लाइनिंग के लिए. क्यों?
बिकॉज सिंस दे आर वन सेल थिक, उनके थ्रू गैसेस तुम्हारे आराम से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तुम्हारा आसानी से डिफ्यूज हो सकता है, इसलिए हम लोग उन एपिथेलियल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, गैसियस एंड लिक्विड डिफ्यूजन वाले, इसको, ये ए वाला जो है ना, बिल्कुल एक सेल थिक है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू जो तुम्हारा, इन एपिथेलियल टिश्यूज के एक्चुअल नाम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which type of epithelial tissue is found in the small intestine? Absorption epithelial tissues, जो बेसिकली तुम्हारे खाने को, इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड हाउ इज इट्स स्ट्रक्चर एडेड इन एब्जॉर्प्शन? उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे सिलिंड्रिकल होते हैं ना, एड का मतलब हेल्प करना, एड का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है, सिलिंड्रिकल होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ताकि क्या कर सके, सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ने के कारण तुम्हारा एब्जॉर्प्शन जो है और तेजी से और एफिशिएंटली होने लगता है, ठीक है। The absorption is much more efficient, the absorption is much more faster in the case of तुम्हारा कौन सा, absorptive epithelial tissues। आगे बढ़े। Now, a person fractures a bone and also tears a ligament in the same accident. Which of these two tissues will take longer to heal? ज्यादा टाइम किसको लगेगा? हाँ, जो लिगमेंट्स होते हैं, the ligaments take more time to heal than bones. This is because bones have more blood flow as compared to ligaments। एक अच्छा सा लाइन था इसके अंदर, देखने दो। बोन्स हैव डायरेक्ट एंड तुम्हारा कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन that comes from the blood. Ligaments don't have enough blood flow. Therefore, they take more time to heal। समझ में आ गया? ये तुम्हारा इसका आंसर निकल के आता है, ठीक है। बोन्स जल्दी हील हो सकते हैं, लिगामेंट्स धीरे हील हो सकते हैं। बोन्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, लिगामेंट्स के पास कम न्यूट्रिएंट्स और कम तुम्हारे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है कंपेयर टू दैट ऑफ बोन। बोन अगर तुम्हारा बेसिकली 6 to 8 वीक्स तुम्हारा बोन तुम्हारा अगर रिपेयर हो सकता है, तुम्हारा जो लिगामेंट है इट कैन टेक ऑलमोस्ट 6 months to a year to basically heal, ठीक है। बोन्स कैन हील देमसेल्व्स इन लाइक 6 to 8 वीक्स। तुम्हारा लिगामेंट जो है 6 months to 1 year तक टाइम ले सकता है वो टू हील इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। नाउ, व्हाई डू टेंडन्स नीड टू बी बोथ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम? टेंडन्स का काम क्या होता है? बोन को जोड़ना। हाँ, लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन और बोन को जोड़ना। टेंडन का काम क्या होता है? बोन और मसल्स को जोड़ना। यही तो लिखा है यहाँ पे, देखो। हाँ, लिगामेंट का काम क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ना। टेंडन का काम क्या होता है? बोन को मसल से जोड़ना। वाई डू दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हाँ, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग दोनों के दोनों होने चाहिए।
ठीक है। वाई डू टेंडेंस नीड बोथ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल? स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग इसलिए होने चाहिए ताकि वो हड्डी के ऊपर जो उनका ग्रिप है वो हट ना जाए, बिकॉज वो क्या हो रहा है, मसल्स के थ्रू जो फोर्स आ रहा है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना बोन की तरफ। हाँ, तो वो ट्रांसफर करते वक्त अगर इफ दे आर वीक तो क्या हो जाएगा, उनका जो पकड़ है वो छूट जाएगा, जिसके कारण अच्छे से तुम्हारा फोर्स जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एट द सेम टाइम इलास्टिक भी होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मसल है वो कॉन्स्टेंटली, जैसे हम लोग हाथ को हिला रहे हैं, देखो हाथ को हिलाते वक्त तुम्हारा जो टेंडन है वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। अगर स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, धागे की तरह टूट सकता है। इसलिए तुम्हारा स्ट्रांग भी होना जरूरी होता है और फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी होता है। समझ में आ गया? स्ट्रांग इसलिए होना जरूरी होता है ताकि वो मसल्स से आने वाले फोर्स को अच्छे से क्या कर पाए, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर कर पाए। और उन्हें इलास्टिक किस लिए होना होता है, ताकि हमारे हैंड और मसल्स के बीच में जो मूवमेंट है उसके समय टूट ना जाए। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्लियर है? सो ये चारों के चारों क्वेश्चंस में किसी को डाउट है क्या? पक्का? पक्का? ठीक है। नाउ अन्वेश, डाउट है? पक्का? डाउट है पूछ लो, बाकी लोगों के बारे में सोचो मत। ठीक है। नाउ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम cells in the bone marrow are specialized cells that can divide and produce new blood cells throughout a person's life. ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करवाने में स्टेम सेल्स तुम्हारे काम आते हैं। न्यू ब्लड सेल्स इन अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम cells from a healthy donor are given to a patient with blood cancer such as leukemia or a disorder like थैल थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों ब्लड डिजीजेस होते हैं जहां पे तुम्हारे नए, हम सबको पता है रेड ब्लड सेल्स 4 महीने के बाद क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो अगर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हुई तो क्या होगा? नहीं, बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज क्या हमें देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हारी कम होती जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हारी कम होते 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 क्या होगा, हाँ, सबसे पहले हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर जाएगा। ठीक है, ओके। सो धीरे 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 करके वी विल स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट टू फेड अवे। ठीक है, मर सकते हैं हम लोग अगर प्रॉपर टाइम पे हमें अगर ये नहीं मिलता है तो। नाउ द ट्रांसप्लांटेड स्टेम सेल्स settle in the patient's bone marrow and begin to produce healthy blood cells, potentially curing the disease. ठीक है, जो हमारा ट्रांसप्लांटेड सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ब्लड कैंसर है मान, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी सिस्टर क्या कर सकती है, अगर मैच हो रहा है तो उनके जो स्टेम सेल्स है फ्रॉम द बोन मैरो वो ट्रांसप्लांट कर सकती है मेरे शरीर में, ताकि मेरे शरीर में अब क्या हो, मेरे शरीर में अब सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ए पॉजिटिव करके कुछ नहीं होता, इट्स अ ब्लड ग्रुप होता है बस। ठीक है, हाँ, ब्लड ग्रुप तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। नाउ मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमारे मसल फाइबर्स या फिर मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मूवमेंट इन द बॉडी। मसल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। सबसे पहला क्या है, स्केलेटल मसल्स, फिर स्मूथ मसल्स, फिर तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, सो 3 तरह के मसल्स क्या क्या है हमारे पास, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। समझ में आ गया? हाँ, कार्डियक हार्ट में होता है। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं तुम्हारे, ये हमारे वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है, सो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, दे आर बेसिकली स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स का मतलब क्या है, कि उनका जो सेल्स होता है उनके सेल्स में लिटरली तुम्हारे अलग अलग तरह के बैंड्स लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है मान लो, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे बैंड्स लगे हुए होते हैं, लिटरल बैंड्स पूरे के पूरे सेल के ऊपर लगे होते हैं। दिस इज नोन एज स्ट्राइएशंस। यहाँ पे देखो, तुम देख सकते हो अलग अलग कलर के तुम्हारे बैंड्स लग रहे हुए हैं। ठीक है ना, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं स्ट्राइटेड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स।
थोड़े डार्क और थोड़े लाइट बैंड्स। सांप के जो स्किन होता है उसकी तरह होता है तुम्हारा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड फाइबर्स विथ मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। जो तुम्हारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होता है, स्ट्राइएशंस होते हैं, लाइट और डार्क बैंड वाले स्ट्राइएशंस होते हैं। और तुम देखे हो, और तुम का पूरा शरीर के अंदर ऐसे ऐसे बैंड्स लगे रहते हैं, वैसे ही हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर भी थोड़े थोड़े बैंड्स लगे हुए होते हैं, ऐसे एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड। ये जो येलो है वो लाइट है तुम्हारा, फिर उसका जो लाल है दैट इज डार्क बैंड। इस तरह से तुम्हारे अलग अलग तरह के स्ट्राइएशंस लगे रहते हैं, समझ में आ गया? ऐसे ऐसे करके स्ट्राइएशंस यहाँ पे दिख रहा है, कैन यू सी इट? यहाँ पे ऐसे, हाँ ये अर्थो मेरे, ये हमारे मसल्स के सेल्स है, दीज आर द मसल सेल्स दैट वी हैव, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम होता है। दीज मसल्स, हाँ, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन थ्रू द टेंडन। टेंडन से तुम्हारे ये जो मसल्स है बोन के ऊपर अटैच्ड होते हैं। देयर मूवमेंट इज अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है, एंड इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एंड लिफ्टिंग। इन सभी के मसल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और तो और कंट्रोल के साथ साथ क्या निकल के आता है? फटीग भी निकल के आता है। दे फटीग क्विकली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज। इसलिए जब हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, बहुत देर तक खड़े रहते हैं, ठीक है, हमारे जो हाथ और पैर दर्द करने क्यों लगते हैं? क्योंकि जो हमारा मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर करके थक चुका होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं तुम लोगों को खड़े रहने बोल दूं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर मैं खड़े रहने बोल दूं, आप बैठोगे, ठीक है। खड़े रहने बोल दिया तो क्या होगा? तुम्हारे जो पैर है वो धीरे 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 दर्द होने लग जाएगा आफ्टर 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। जैसे तुम्हारा जो स्कूल होता है, स्कूल में पनिश कैसे किया जाता है? हाउ डू दे पनिश यू? हाथ ऐसे, हाथ ऐसे ऊपर करने रखा बोला जाता है, हाँ, हाथ ऐसे ऊपर खड़े रखने बोलने पर आफ्टर वाइल 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा हाथ के अंदर इतना ज्यादा दर्द करने लगता है कि क्या बोलते हैं, स्ट्रेन पड़ने लगता है, हाँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारे जो क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? हाँ, सबसे पहले लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, ये वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, हम उन्हें मूव करा सकते हैं। और क्या होता है? फटीग हो जाता है। वही वॉलेंटरी मसल्स का मतलब यही होता है, वी कैन कंट्रोल। बैठ जाओ। वॉलेंटरी मसल्स जो है उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दे फटीग क्विकली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज। अब स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? हाँ, हाँ, डन। तो क्या बोलते हैं, रुको, smooth muscles, that involuntary muscles. It is also called, okay, now it is also called as unstriated muscles as it lacks striations. The cells are spindle shaped. Spindle मतलब इस शेप के होते हैं लिटरली, ठीक है। दैट इज मोटे बीच में होते हैं और एंड होते होते बिल्कुल पतले हो जाते हैं। दे टेपर एट द एंड्स। नाउ द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड विद अ सिंगल न्यूक्लियस। तो पहला वाला क्या था हमारा? व्हाट वाज द फर्स्ट वन? वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स का नाम क्या होता है तुम्हारा? स्केलेटल मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? दे आर, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स, एग्जैक्टली। दीज सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड विथ सिंगल न्यूक्लियाई। तुम्हारे स्केलेटल मसल्स सिलेंडर के शेप में होते हैं, उनके ऊपर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पिंडल के शेप के होते हैं तुम्हारे, इट इज मोटे इन द मिडल, एंड होते होते वो पतले हो जाते हैं और बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्राइएशंस नहीं लगे रहते। दीज मसल्स आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज, हमारा स्टमक हो गया। स्टमक तुम्हारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि वो खाने को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके कर करके वो बड़े चीज को धीरे 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 छोटा करते जा रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइन में भी क्या हो रहा है? खान, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोग जब ब्रीथ करते हैं, हमारा जो स्टमक है बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? खाने को धीरे 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 मारते 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 तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, छोटा 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 करते जा रहा है।
इसके कारण डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है। ठीक है, सो हमारे स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और तो और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों मौजूद होते हैं? हम सबको पता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब खून आती है तो बढ़ जाते हैं, खून चली जाती है तो इस तरह से पल्स आता है ना तुम्हारे पास, टक टक, हमारे आर्टरीज और वेन्स के अंदर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं। हाँ, जहां पे हमारा पल्स दिखता है वहां पे हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दिस इज नथिंग बट हमारे ब्लड वेसल्स। नाउ देयर मूवमेंट इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल एज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड। और ब्लड फ्लो जो है हमारी खुद की बॉडी करती है। एक बार तुम्हारा खाना स्मॉल स्टोमक के पास पहुंच गया, ठीक है, वो फिर उसके बाद तुम्हें उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। खाना तुम्हारा धीरे धीरे डाइजेस्ट होके तुम्हारे पिछवाड़े तक पहुंच ही जाएगा, किसी ना किसी तरह से तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे प्रोवाइड सॉरी स्लो, सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, है ना, स्लो, सस्टेन्ड और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते रहता है। ठीक है, हाँ, हम लोगों को कल कल मैंने तुम लोगों को एक वर्ड बताया था। ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट जो हमारे खाने को हमारे कौन सा हमारे स्टोमक से लेके पूरा का पूरा हमारे एनस तक लेके जाता है। व्हाट वाज द, नहीं गलत, ये तो एलिमेंट्री, वो कौन सा प्रोसेस का नाम क्या होता है? नहीं सर, मैं सारे नाम बता, नहीं क्या होता है? बी से शुरू होता है कि बी से? नहीं, प्रोसेस नहीं है वो, इट इज अ मूवमेंट। हाँ, कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। गलत है, तुम्हें नहीं पता था। हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। हाँ, पेरिस्टाल्टिक, मैंने कल तुम लोगों को बताया था ये पेरिस्टाल्टिक मोशन, PERI, अरे PERISTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है जो हमारे खाने को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस तक पहुंचाने का काम होता है तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मोशन का। और ये पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखा, कंटिन्यूअस तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है और खाना तुम्हारा आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये इनवॉलेंटरी होता है, हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? नाउ आगे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मतलब क्या होता है? हार्ट। हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द कार्डियक मसल्स, या फिर और जो टिश्यूज को हम लोग कार्डियक टिश्यूज भी बोलते हैं। नाउ इट इज फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। वॉल्स ऑफ द हार्ट में ही तुम्हारे ये पाए जाते हैं। द सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड हैव अ सिंगल न्यूक्लियस विथ फेंट स्ट्राइएशंस। ये जो मस्कुलर जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं की तरह बहुत ज्यादा लाइट और डार्क स्ट्राइएशंस नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड स्ट्राइएशंस देखने को मिलता है तुम्हें। ठीक है, देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर इनवॉलंटरी। दिल धड़कने के लिए तुम्हारा परमिशन नहीं मांगता, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया, ओके, नाउ जिस दिन हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा उस दिन हम लोग मर जाएंगे। दैट इज कंटिन्यूअसली वो उसको चलते रहना पड़ता है। नाउ एक बात बताओ, हमारे पास जो एक सेकंड रुको माथा, ठीक है, इनका जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कल की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था ये क्यों होता है। व्हाई इज द हार्ट एबल टू कंटिन्यूअसली पंप, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बिना फटीग हुए कैसे कर पाता है तुम्हारा? ठीक है, क्यों फटीग नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट है, हार्ट के पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही तो मेजॉरिटी ऑफ द खून जा रहा है। उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती। अगर तुम एक सेल को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो उसको कभी फटीग होगा नहीं। ठीक है, हार्ट का जो सेल है वो इसी से बना हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है देखो, देयर कंट्रैक्शंस आर इनवॉलंटरी, रिदमिक एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। कार्डियक मसल्स डू नॉट फटीग, क्यों उनको थकान महसूस नहीं होती? ड्यू टू द रिच सप्लाई ऑफ हाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड तो तुम्हारा हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तुम्हारे ऑक्सीजन को लेके तुम्हारा उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। समझ में आ गया? सो तुम्हारा जो कार्डियक मसल्स होता है, दे आर रिच इन blood vessels, blood and mitochondria. That is the reason why they do not get fatigued. तो यहाँ पे एक important question निकल के आ जाता है, ठीक है? They enable the heart to beat continuously throughout a person's life. ठीक है, बिल्कुल बिना रुके वो कंटिन्यूसली बीट कर सकता है। नाउ तुम्हारा बीटिंग कैन बी फास्टर और स्लोअर। अगर हम लोग सो रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर स्लीपिंग, हमारा हार्ट बीट रुकता नहीं है, स्लो हो जाता है। जब हम लोग भाग रहे होते हैं, तेजी से दौड़ रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर रहे होते हैं, हमारा बीटिंग जो है, हार्ट बीट जो है ऑलमोस्ट 170 180 तक पहुंच सकता है। हाँ, 180 तक हमारा हार्ट बीट पहुंच सकता है, 180 बीट्स पर मिनट। ठीक है, यूजुअली एक नॉर्मल एवरेज पर्सन का हार्ट बीट क्या होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, तो वो 180 तक जा सकता है, ऐसे करके बहुत तेजी से तुम्हारा हार्ट बीटिंग, डबल से भी ज्यादा, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, ठीक, नेक्स्ट। सो नाउ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। हमारे अलग अलग तरह के मस्कुलर टिश्यूज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। लोकेशन, हमारे स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं, इन द अटैच्ड टू द बोन्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ऑन द वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर। और कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ कंट्रोल क्या होता है तुम्हारा, वॉलंटरी होता है तुम्हारा, किसका, स्केलेटल मसल्स के अंदर। इनवॉलेंट्री होता है तुम्हारा स्मूथ मसल्स के अंदर, ये भी इनवॉलेंट्री होता है। नाउ सेल शेप कैसा होता है बाय, सेल शेप कैसा होता है, लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और अनब्रांच्ड होता है तुम्हारा। इसके दूसरे का सेल टाइप क्या होता है, स्मूथ का, बिल्कुल तुम्हारा स्पिंडल शेप का होता है, और जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड मतलब एक तरह से जॉइंट होते हैं। हाँ, टेपर्ड, टेपर्ड का मतलब होता है एक जगह पे जाके तुम्हारे रुक जाते, कम हो जाते हैं वो, ठीक है, टेपर्ड। और हार्ट के जो मसल्स होते हैं, दे आर बिल्कुल ब्रांच्ड होते हैं, पूरी की पूरी तरह से सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड होते हैं। सो तुम्हारा जो वॉलेंटरी मसल्स है वो क्या करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए, दे कैन बी लॉन्ग सिलिंड्रिकल मगर ब्रांच नहीं होते। कार्डियक मसल्स आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल मगर ब्रांच्ड होते हैं। अगला तुम्हारा जो इनके मसल्स है, फॉर एग्जांपल व्हाट यू से, स्केलेटल मसल्स के अंदर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। स्मूथ में सिर्फ एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और तुम्हारे कार्डियक में भी एक ही सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। स्ट्राइएशंस, बहुत ज्यादा हेवीली स्ट्राइटेड होता है तुम्हारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, दैट इज लाइट एंड डार्क बैंड्स पूरा का पूरा भरा हुआ है। स्मूथ मसल्स के अंदर तुम्हारे लाइट एंड डार्क बैंड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, मतलब होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। और कार्डियक मसल्स के अंदर बहुत स्लाइट का तुम्हारे स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। स्ट्राइएशंस मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स। नाउ अगला स्पीड, तुम्हारा जो ये वाले मसल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज जितना तेजी से तुम्हें दौड़ना है उतना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तुम्हारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो रिदमिक, उनके रिदम में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। उनके बेसिकली देखो, व्हाई डू मसल्स, ह्यूमन जो जो स्केलेटल मसल्स है, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन इतना तेज क्यों होता है, सो दैट हमारा मूवमेंट बहुत तेजी से हो, वरना हम भी कछुए की तरह बहुत धीरे से मूव करते रहेंगे। वी आर एबल टू रिएक्ट फास्टर, वी आर एबल टू मूव फास्टर, वी आर एबल टू रेस्पॉन्ड एवरीथिंग फास्टर बिकॉज ऑफ द skeletal muscles ability to कॉन्ट्रैक्ट फास्टर। जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई तेजी से बॉल आ रही है तो अपने हाथ से इसको कैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ जो है तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस आर पॉसिबल। नेक्स्ट फटीग, मस्कुलर जो तुम्हारे ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, आफ्टर अ व्हाइल तुम्हारे फटीग हो जाते हैं। स्मूथ मसल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फटीग हो जाते हैं। ठीक है, डू नॉट टायर वेरी इजिली, मगर उनको भी थकान होती है, बहुत टाइम बाद थकान होती है। और तुम्हारे जो कार्डियक होते हैं बिल्कुल थकान नहीं होती, कोई थकान नहीं होती इनकी। अगला फंक्शन,
हमारे जो स्केलेटल मसल्स का काम क्या है, हमारे हर तरह के बॉडीली एक्शंस को क्या बोलते हैं, दिखाने के लिए। तुम्हारा डाइजेशन और पेरिस्टाल्टिक मोशन यहाँ पे है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिसिस है, तुम्हारे सिलेबस के बाहर नहीं है। इनवॉलेंट्री जो तुम्हारे स्मूथ मसल्स होते हैं, दे एनेबल अस टू परफॉर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, खाने को मूव कराने में मदद करते हैं। और तीसरा जो है तुम्हारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट आवर लाइफ, ठीक है। सो माधव क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मोशन ना, करते हैं। नेक्स्ट, why are skeletal muscles called voluntary muscles while smooth muscles are called involuntary muscles? इजी क्वेश्चन, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस थॉट के कंट्रोल के अंदर होता है स्केलेटल मसल, इसलिए उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। क्योंकि हमारे कॉन्शियस थॉट के कंट्रोल में नहीं होते, दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स। डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, असिमिलेशन हो गया, तुम्हारी बॉडी तुमसे पूछ के थोड़ी कर रही है, नहीं, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिसीजन ले रही है, उसके बेसिस पे वो रिएक्ट कर रहा है। नाउ कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली throughout their life without fatigue. What structural feature of cardiac muscles support this function? हाँ बताओ। It receives plenty of oxygen, ठीक है। और क्या होता है उनके पास, दो चीजें होती है, हार्ट के पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारा सारा का सारा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक और चीज होती है, वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है उनके पास, अबेंडेंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, मल्टी, तुम्हारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा हो सकता है तुम्हारे पास। और एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। वो तुम लोग ड्रॉ करते हो, एक ही ड्रॉ करते हो, क्योंकि वो आसान हो तुम्हारे ड्रॉइंग के लिए, अदरवाइज बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। नाउ नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली नर्व सेल्स से जो बनने वाले टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इट फॉर्म्स द बॉडीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, दैट्स इट। एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर सोच लो कि तुम किचन में खाना बना रहे हो और गलती से तुम्हारा हाथ एक गरम तवे पे या फिर गरम पतीले पे लग जाता है, तुम्हारा बॉडी क्या करता है, सडनली उसे पीछे की तरफ करता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा सिग्नल उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, सिग्नल को ट्रांसफर होना पड़ता है फ्रॉम द हैंड टू द मसल्स, फिर उसके बाद तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, फिर उसके बाद तुम्हारा एक्शन लेता है। ये सब कुछ बहुत जल्दी होता है तुम्हारा, इट हैपेंस रियली रियली फास्ट। बहुत जल्दी होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है तुम्हारे पास, ठीक है, एक कम्युनिकेशन चैनल, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तुम्हारा 10th क्लास का एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तुम लोग इसमें और डिटेल में जाओगे। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, it is a specialized to receive, process and transmit messages rapidly throughout the body. Okay ना, ठीक है। हाँ, the brain acts, okay, the basic structural and functional unit of a nervous tissue is called a neuron. न्यूरॉन को तुम पहले से ही इससे पहले वाले चैप्टर में सीख चुके हो, है ना। 9th क्लास में भी, तो 8th क्लास में भी तुम्हारा एक छोटा सा एक डायग्राम बनाने के लिए सीखा गया था तुमसे, है ना, न्यूरॉन का, नर्व सेल्स का, एग्जैक्टली। नर्व सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। फिर उसके बाद तुम्हारे किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन बोलते हैं, याद रखना। हाँ, न्यूरॉन और नेफ्रॉन दो अलग अलग चीजें होती है। किडनी तुम्हारे यहाँ पे बैक में होता है, इन दोनों इलाकों में होता है किडनी, ठीक है, लिटरली तुम्हारा जो पिछवाड़ा है उसके ऊपर तुम्हारा जो यहाँ पे इन दोनों एरियाज में किडनीज होते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई बहुत जोर से मुक्का मार देता है तो किडनीज को शॉक लग सकता है और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। वो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। नाउ सेल बॉडी, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस। जो तुम्हारा जो सेल बॉडी है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमारा जो न्यूरॉन है सबसे पहला होता है उसका सेल बॉडी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद रहता है, ठीक है। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटी एंड द मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द न्यूरॉन। ब्रेन होता है, न्यूक्लियस तुम्हारे सेल का ब्रेन होता है, ब्रेन तुम्हारे बॉडी का ब्रेन होता है, ठीक है ना। हाँ कि ना, न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है, ब्रेन बॉडी का ब्रेन होता है ना। ब्रेन इज द बॉडी का ब्रेन सारे, ठीक है। डेंड्राइटिस, हाँ, अरे सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल की हर एक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल का ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। ब्रेन का ब्रेन, बॉडी का ब्रेन कौन है, ब्रेन ही बॉडी का ब्रेन है। हाँ, ब्रेन का ब्रेन, बॉडी का ब्रेन। देयर आर, these are short branched extinctions that receive signals from other neurons or receptors and carry them towards the cell body। तो होता क्या है तुम्हारे पास, एक ये जो न्यूरॉन है ना तुम्हारा, अलग अलग न्यूरॉन्स तुम्हारे एक साथ जुड़े हुए हैं। एक वीडियो दिखाता हूं तुम लोगों को, बस देखो। Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials। ठीक है, दैट इज क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। हाँ, एक न्यूरॉन का तुम्हारा जो एक एंड है वो दूसरे के बिगिनिंग से जुड़ा हुआ है। दैट इज एक सिग्नल तुम्हारे दूसरे सिग्नल के थ्रू जा रहा है, ठीक है। देखो, the messages need some help to get across। The information is transformed from action potential into a chemical message, which causes a gap called a synapse। तुम्हारा सिनैप्स होता है, बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग सिनैप्स कहते हैं। Synapse, हाँ, conveying the message onward, or it can quiet the message। ठीक है, सो इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के बीच में कंडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं होता कैसा है। ये है तुम्हारा डेंड्राइटिस, ठीक है। दिस इज नोन एज द डेंड्राइटिस। ये जितने भी तुम्हारे ये ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे क्या है, दे आर नोन एज डेंड्राइटिस। यहां से इंफॉर्मेशन तुम्हारे न्यूरॉन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैसेज का इनपुट हो रहा है, ठीक है, अंदर डेंड्राइटिस के थ्रू तुम्हारा मैसेज अंदर जा रहा है। These are short branched extinctions that receive the signals from the other neurons or the receptors and carry them towards the cell body। तो जो सिग्नल है तुम्हारा क्या कर रहा है, सेल बॉडी की तरफ धीरे धीरे करके तुम्हारा जा रहा है। हर एक सिग्नल तुम्हारे सेल बॉडी के अंदर घुस जा रहा है। सेल बॉडी क्या कर रहा है, सेल बॉडी ये सभी के सभी जो सिग्नल्स है इन सबको कैलकुलेट कर रहा है, इन सभी सिग्नल्स को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। एक्सॉन क्या करता है, a long fibrous, a long fiber that carries the nerve impulse away from the cell body to the other neuron or the muscles or the gland। तो होता क्या है, तुम्हारा जो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी का एक काम होता है, ये जो सिग्नल आया है ना तुम्हारे डेंड्राइटिस के थ्रू सेल बॉडी के अंदर, वो एक केमिकल फॉर्म में होता है। इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल एनर्जी। नाउ इस केमिकल एनर्जी को तुम्हारा सेल बॉडी क्या करता है, एक छोटे से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है। तो लिटरली हमारे जो नर्व्स होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू आवर नर्व्स, ठीक है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, तेजी से। इसलिए हम लोग फास्ट रिएक्शंस कर पाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स रियली रियली फास्ट, ठीक है। सो सेल बॉडी ने क्या किया, ये जो सिग्नल आ रहा था केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, तुम्हारे पास जो केमिकल सिग्नल है, ठीक है, उसको सेल बॉडी किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो अंदर की तरफ पास करा रहा है। इट इज पासिंग द सिग्नल थ्रू द सेल बॉडी, अंदर की तरफ पास करा दिया उसने। नाउ क्या हो रहा है देखो, axon, a large fiber that carries the nervous impulse away from the cell body to another neuron, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, axon, ठीक है। axon क्या कर रहा है, सिग्नल को सेल बॉडी से
दूसरे नर्व की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और एंड में क्या होता है तुम्हारे पास, दी एक्सॉन टर्मिनल, जहां पे तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो फिर से तुम्हारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, सो द केमिकल जो है तुम्हारा जो निकल रहा है, द केमिकल, ठीक है, सो द केमिकल दैट, एक सेकंड रुको, सो द केमिकल दैट गेट्स ट्रांसमिटेड, chemical that gets transmitted from one nerve cell to the other is called a न्यूरोट्रांसमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, नाउ एक्सॉन टर्मिनल समझ में आ गया। नाउ एक्सॉन जहां पे टर्मिनेट करता है उसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। इसको कभी कभी लोग नर्व एंडिंग्स भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम नर्व एंडिंग्स। सो द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। नाउ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स, मसल्स, joints, cartilages, tendons and ligaments, and it is controlled by the nervous system। तो जो भी हम लोगों ने टिश्यूज अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा एपिथेलियल को छोड़ के सारे के सारे जो टिश्यूज है ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। It supports posture, enables movement, and protects the internal organs with muscles attached to the bones by the tendons that produce movement at the joints। ठीक है, जॉइंट्स में तुम्हारे मूवमेंट्स प्रोड्यूस करने में भी मदद करते हैं। कौन से जंक्शन बोले जाते हैं इन्हें, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर मतलब मसल टिश्यूज, स्केलेटल मतलब बोन टिश्यूज, इन दोनों का मिलन। ठीक है, इसी के अंदर तुम्हारा लिगामेंट भी आ गया, टेंडन भी आ गया, कार्टिलेज भी आ गया, बोन भी आ गया और मसल टिश्यूज भी आ गए। नाउ द ह्यूमन स्केलेटन forms about 12 to 15% of the body's weight, while the muscles mass is about 40 to 50%। तो अगर तुम्हारा मास 100 किलो है तो 10 से क्या बोलते हैं 12 से 15 किलो तुम्हारा हड्डी का होगा और 40 से 50 किलो तुम्हारा किसका होगा, मसल्स का होगा। ठीक है, while muscle mass is about 40 to 50% in males and 30 to 40% in females। ठीक है, सो ये रेशियो है, इसको याद कर लेना। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, different parts of the body perform different types of movements depending on the type of the joint present। joint क्या होता है, जहां पे हमारा बेंडिंग हो सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट। अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ठीक है, ये भी एक जॉइंट है ना, ये भी तुम्हारा एक जॉइंट है, ये भी तुम्हारा एक जॉइंट है। जॉइंट अलाउज द मूवमेंट बट कैनॉट मूव बोन्स ऑन देयर ओन एज द मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जॉइंट्स का काम क्या होता है, जॉइंट्स का काम होता है मूवमेंट्स को अलाउ करना, मगर एक्चुअल मूवमेंट कौन कर रहा है, मसल्स कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मेरे मसल्स को कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, यहाँ पे जॉइंट होने से मेरा हाथ उठने नहीं वाला। जब तक मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेते तब तक मेरा हाथ जो है उठ नहीं सकता। लिटरली माय मसल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट सो दैट आई कैन मूव माय हैंड्स अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करा सकूं। जॉइंट्स क्या करते हैं, दे अलाउ मी दिस मूवमेंट, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करने में मदद करते हैं। आगे, द टाइप ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय डिफरेंट जॉइंट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। अलग अलग तरह के जॉइंट्स के अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस इन अ सर्कुलर मैनर, शोल्डर्स और हिप्स। ठीक है, तुम लिटरली अपने हिप्स को रोटेट कर सकते हो, पीछे की तरफ देख सकते हो अगर रोटेट कर लेते हो तो।
शोल्डर्स क्या है, ये हमारा शोल्डर हो गया, कंप्लीट मूवमेंट दे रहा है, सर्कुलर 360 डिग्री मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नाउ पार्शियल रोटेशन क्या होता है, लिमिटेड सर्कुलर मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिस्ट का हो गया, हाँ ये देखो, हाँ लिमिटेड सर्कुलर मूवमेंट, एक सिंगल डायरेक्शन में तुम्हारा जब मूवमेंट देखने को मिलता है, लिमिटेड सर्कुलर है, पूरी की पूरी तरह घुमा नहीं सकते तुम, है ना, लिटरली ऐसे करके तुम घुमा नहीं सकते ना, ऐसे करके। हाँ आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग, मूवमेंट्स इन ओनली वन डायरेक्शन, जैसे हमारा उंगली हो गया, उंगली सिर्फ आगे की तरफ बेंड करेगी, उल्टा बेंड कर सकती है, नहीं कर सकती, उल्टा उल्टे के डायरेक्शन में तुम्हारा बेंडिंग यूजुअली नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा बेंडिंग होता है ना, ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तुम्हारा ये देखो, ये वाला जो हाथ है, ये भी एक सिंगल डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ठीक है, हाँ ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा रोटेट करा रहा है, मगर तुम्हारा ये जो हाथ है सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बेंड कर सकता है ना, लाइक दिस, ठीक है। नाउ साइड टू साइड मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट नेक का, है ना, ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जब हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग लैटरल मूवमेंट बोलते हैं। तो हमारे मूवमेंट्स क्या क्या हो गए, कंप्लीट रोटेशन, शोल्डर्स और हमारे हिप्स, ठीक है, हिप्स और शोल्डर्स, हिप्स तुम्हारा ये होता है, ठीक है, ऐसे करके जब तुम रोटेट करते हो, दैट इज नोन एज तुम्हारा कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। पार्शियल रोटेशन मतलब दैट इज रिस्ट का, पूरा रोटेशन नहीं, थोड़ा बहुत रोटेशन, बेंडिंग मतलब, ठीक है, और फाइनली साइड टू साइड मतलब नेक के लिए, हाँ? उंगलियों का, ठीक है, उंगलियों का तुम्हारा बेंडिंग हो गया, है ना, इसको तुम ऐसे बेंड कर सकते हो, नहीं ना, तोड़ दोगे वहां तुम्हारे उंगलियों को, उंगलियां बिना किसी के तुम्हारा बेंड नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंडिंग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दैट वी हैव, ठीक है, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, ठीक है, किस तरह से वो लोग मूव करते हैं उसके बेसिस पे हमारे जॉइंट्स के नाम निकल के आते हैं। सबसे हमारे जो द फोर मेजर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारे जो शोल्डर के अंदर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द हिंज जॉइंट, pivot joint and the fixed joint. Now the classification of joints is as follows. सबसे पहला है तुम्हारा the ball and socket joint. The rounded head of one bone fits into a cup shaped socket of the other. तुम लोगों ने कंट्रोलर्स खेले हैं ना, तुम्हारे पास जो कोई कंट्रोलर होता है ना, कंट्रोलर के अंदर जो तुम्हारा जो ये होता है बेसिकली, तुम्हारा जो स्टिक जो बाहर निकलता है, वो तुम्हारा लिटरली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तुम्हारा एक बॉल के ऊपर तुमने क्या अटैच किया है, एक ये अटैच किया है, उसको तुमने एक सॉकेट के अंदर डाल के रखा है, तुम जिस तरह से मूव करते हो उस तरह से तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो मूव करता है, लिटरली इस तरह से। ये तुम्हारा सॉकेट हो गया और यहाँ पे तुम्हारे पास एक बॉल हो गया, ठीक है। सो इस सॉकेट के अंदर तुम्हारा बॉल क्या कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, इट कैन लिटरली मूव लाइक दिस, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा रोटेशन हो सकता है। हम लोग हमारे हाथों को इस तरह से पूरा का पूरा रोटेट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द राउंडेड हेड ऑफ वन ऑफ द बोन्स, ठीक है, द राउंड हेड ऑफ वन ऑफ द बोन्स, ठीक है, इज फिट्स इन द कप शेप। ये जो कप है ना, येलो कलर का कप दिख रहा है, एक येलो कलर के कप के अंदर प्रॉपरली अटैच होता है, बिल्कुल अच्छे से अच्छा फिक्स होता है, तुम्हारे अंदर की तरफ चले जाता है। इट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस इंक्लूडिंग रोटेशन, रोटेट करा सकते हैं हम लोग हमारे हाथ। नाउ इट इज फाउंड इन द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट्स, शोल्डर्स में और हमारे हिप्स में मौजूद है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The shoulder forms the shoulder girdle with the collarbone, connecting the arm to the skeleton. ये जो कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन का काम क्या होता है, हमारे आर्म को हमारे नेक के साथ कनेक्ट करने का काम होता है हमारे कॉलर बोन का। कॉलर बोन के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारा हाथ पूरा घुस जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली, एक्शन फिगर्स कैसे बने, हमारे बॉडी की जॉइंट्स को समझ के ही तो बने, जो जीआई जोस हो गए, पावर रेंजर्स हो गए, बैटमैन, एक्शन फिगर्स, इन सब में जो मूवमेंट होता है
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण ही होता है तुम्हारे पास। इट इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी, सबसे ज्यादा फ्रीली मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट को देख सकते हो। अगली बार जब तुम चिकन खा रहे होगे तो देख लेना, उसके अंदर भी तुम देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। हाँ, नेक्स्ट आता है तुम्हारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अंदर क्या होता है? ठीक है, तो द एंड्स ऑफ द बोन्स आर शेप्ड टू अलाउ द मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, लाइक अ डोर हिंज। ठीक है, डोर को हम लोग क्या कर सकते हैं? डोर को या तो हम लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे तो नहीं ले जाके जा सकते ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी उंगली हो गई, एग्जैक्टली तुम्हारा ये जो उंगली है ऐसे बेंड हो सकता है, ऐसे रख सकता है ना, हिंज बोलते हैं इसे। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब जगह हिंजेस है। बंद कर दिया, खोल दिया, बंद कर दिया, एग्जैक्टली ओनली वन साइड मूवमेंट इज अवेलेबल, एक ही एक्सिस में तुम्हारा मूवमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हिंज है, ये भी तुम्हारा हिंज ही हुआ। ठीक है, हाँ, तुम्हारा यहाँ पे हिप्स के नीचे, यहाँ पे जहाँ पे तुम बैठे हो ना, वहां पे तुम्हारा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग लिटरली ऐसे अपनी बॉडी को मूव करा पा रहे हैं, आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करा पा रहे हैं। दैट इज ड्यू टू द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ, सबको पता है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन। हाँ, अंदर भी रोटेट कर रही है, ऐसे भी रोटेट कर रही है। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। इट अलाउज बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। इट इज फाउंड इन द एल्बोस, एल्बोस में मौजूद होते हैं, ये है हमारा एल्बो। ठीक है, नीज जो अभी अन्वेष ने दिखाया, नीज, फिंगर्स एंड हमारे टोस में। ठीक है, हाँ, हमारा जो टोस के अंदर ये हिंज जॉइंट का काम क्या था पता है? पहले जब हम लोग बंदर हुआ करते थे तो ब्रांचेस को हमारा ग्रैब करने के लिए हिंजेस का काम होता था लिटरली। ठीक है, हाँ, जब हम लोग पेड़ों से नीचे उतर के हम लोग ज्यादा से ज्यादा तेजी से भागने लगे तो हमारा धीरे धीरे इवोल्यूशन होके हमारा जो टोस है छोटा हो गया, बट स्टिल हमारा जो टोस है बेंड करने में मदद करता है। और वो बेंड करते हुए क्या होता है, उसका भी एक छोटा सा ये होता है, जब वो बेंड करता है हमारे जो ग्राउंड को थोड़े अच्छे तरीके से पुश करके आगे जाने में मजा आता है। ठीक है, बेंड, वरना सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा, बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारा जूता जो होता है तुम्हारा कहाँ पे मुड़ता है देखो। ठीक है, जूता तुम्हारा लिटरली अगर लकड़ी का होता तो क्या होता, चलने में प्रॉब्लम होती। ठीक है, मगर तुम्हारा ये लिटरली जूता क्या करता है, तुम्हारा ऐसे बेंड कर देता है ना। जूता तो होता है रबर के बनने के कारण इट कैन बेंड इटसेल्फ, जिसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा पुश देखने को मिलता है। चल के देख लो, चलते वक्त तुम्हारा क्या हो रहा है, लिटरली तुम्हारा यहाँ पे चलते वक्त यू आर पुशिंग द ग्राउंड डाउन, इसके कारण तुम्हारा जूता बेंड हो रहा है। ठीक है, इसी जगह पे जूता बेंड भी होता है तुम्हारा, जहां पे हमारे टोस बेंड होते हैं, कर्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट द नीज, द नी कैप्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जॉइंट्स। तो नी कैप्स क्या होते हैं तुम्हारे पास? हाँ, यहाँ पे ये, दिस इज नोन एज द नी कैप। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक कोकोनट शेप का तुम्हारा एक ये रहता है लिटरली। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, आधा कोकोनट जो होता है ना, आधे कोकोनट का शेल, उसकी तरह से एक कैप रहता है तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट्स कैसे होते हैं तुम्हारे पास? वन बोन रोटेट्स अराउंड अनदर बोन, एक एक तुम्हारा जो बोन है दूसरे बोन के ऊपर रोटेट कर रहा है। इट अलाउज रोटेशनल मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड। इट इज फाउंड इन द स्कल एंड द फर्स्ट वर्टेब्रे ऑफ द नेक। दैट इज, इसके कारण क्या होता है, हमारा नेक सीधा है, हम क्या कर रहे हैं, एक बोन फिक्स्ड है। ठीक है, बीच का बोन फिक्स्ड है और हमारा नेक क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे अपने आप को टर्न करा रहा है। इट इज लिटरली टर्निंग इटसेल्फ लाइक दिस, है ना, ऐसे तुम्हारा टर्न हो रहा है। ठीक है, इट एनेबल्स हेड मूवमेंट सच एज शेकिंग ऑफ अवर हेड, उल्टा नो बोलना, इन सब के लिए हमारा काम आता है। ठीक है, टू से नो, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पिवट जॉइंट। पिवट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा जब रोटेट करता है, हमारा जो जो ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के ऊपर तुम्हारा ये जो स्कल है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उसके ऊपर वर्टिब्रा के ऊपर तुम्हारा स्कल क्या कर रहा है,
रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। आई डोंट केयर। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी वी कैन सी रिकॉर्ड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो नाउ नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट्स। बोन्स आर टाइटली जॉइंट टुगेदर विथ नो स्पेस फॉर मूवमेंट, नो मूवमेंट इज अलाउड। जॉइंट है मगर मूवमेंट अलाउड नहीं है। इट इज फाउंड इन द स्कल बोन। जो स्कल है बहुत सारे अलग, इट्स नॉट अ सिंगल पीस। हाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्कल का, हाँ एग्जैक्टली ओनली द लोअर जॉ तुम्हारा मूव कर सकता है, और कुछ भी तुम्हारे स्कल के अंदर कोई भी, देयर इज नो बोन दैट मूव्स, ठीक है। आंखें मूव करती है तुम्हारी, इट्स नॉट अ बोन, आई नो, आई सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। द ओनली मूवेबल थिंग इन अवर होल स्कल इज द लोअर जॉ, ये जो नीचे का जो है बस, और कुछ मूव नहीं कर सकता तुम्हारा। नाउ इट इज फाउंड इन द स्कल के बोन में, ठीक है। नाउ द स्कल इज फॉर्म्ड ऑफ अ फ्लैट बोन्स joined by fixed joints forming a rigid protective case for the brain, eyes and ears। तो अलग अलग फ्लैट सरफेसेस जो होते हैं साथ में आके तुम्हारा खोपड़ी बना रहे हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दीज जॉइंट्स प्रोटेक्ट द ब्रेन इवन ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। बॉडी के मूवमेंट के समय भी हमारा जो ब्रेन को बचाने के लिए मदद करते हैं। स्कल का दूसरा नाम क्या होता है? क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम, क्रेनियम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, देयर मूवमेंट्स, लोकेशंस एंड एग्जांपल्स आर समराइज्ड बिलो। तो हम लोगों ने कौन कौन से जॉइंट्स के बारे में पढ़ा? सबसे पहला था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर उसके बाद हिंज जॉइंट, फिर उसके बाद तुम्हारा पिवट, पाइवोट नहीं होता है, पिवट, पिवट, पाइवोट नहीं, पिवट। हाँ देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसे नॉर्मल वोकैबुलरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वॉज सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, सो आई पिविटेड माई सेल्फ टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट। पिविट करने का मतलब क्या होता है? अपने आप की चेंज कर देना, ठीक है। एक के रेस्पेक्ट में काम जो है तुम्हारा पिविट हो जाना। हाँ बोलो सर। हाँ टकराता है, मगर दिमाग और स्कल के बीच में देयर इज अ फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको बोला जाता है, हमारा एक कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा जो गाड़ी में जो एयरबैग्स होते हैं ना, एयरबैग्स का काम क्या होता है? जैसे ही तुम्हारा क्या बोलते हैं गाड़ी किसी पे ठुक जाती है, एयरबैग्स तुम्हारे डिप्लॉय होते हैं। हाँ एयरबैग के कारण हम लोग इसलिए जिंदा बचते हैं। हाँ नहीं वो फॉल्टी एयरबैग्स के कारण, ठीक है। एक्चुअल अच्छे जो अच्छे एयरबैग्स होते हैं, ठीक है। हाँ अच्छे एयरबैग्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। बाद में बाद में, ठीक है। पहली बात, बच्चों को कभी भी फ्रंट सीट पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि एयरबैग्स का इम्पैक्ट, बच्चों का जो हड्डी होता है स्पेशली जो स्कल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ और अगर क्या बोलते हैं तुम्हारा वो एयरबैग्स तुम्हारा अगर डिप्लॉय हो जाता है, बच्चे लोग जो होते हैं उनके ऊपर their bones are not sufficiently strong enough to क्या बोलते हैं sustain the impact। हमारा बोन्स ठीक है, हमारा तुम लोग जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे स्पेशली उन लोगों को कार सीट में बिठाया जाता है, ठीक है, और वो भी उल्टे डायरेक्शन में बिठाया जाता है। नेक्स्ट हिंज जॉइंट समझ में आ गया? हिंज जॉइंट किसके लिए काम आता है समझ में आ गया? बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग इन वन डायरेक्शन। तुम्हारा पाइवोट नहीं होता, फिर से पाइवोट बोले मैं बाहर निकाल दूंगा। पिवट, पिवट, इट्स कॉल्ड पिवट, साइड टू साइड रोटेशन में काम आता है। और फाइनली फिक्स्ड जॉइंट्स मतलब नो मूवमेंट। तो जॉइंट तुम्हारे ना मूव करने वाले भी हो सकते हैं, मूव करने वाले भी हो सकते हैं। ना मूव करने वाले हैं तुम्हारे स्कल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जिस तरह से तुम्हारा एक एक पूरा का पूरा जो स्कल है ना, एक बहुत बड़े पजल की तरह है। पजल में जैसे अलग अलग पीसेस तुम्हारे लगे हुए होते हैं, उसी तरह से तुम्हारे स्कल के अंदर भी अलग अलग पीसेस एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ नहीं वो पूरा का पूरा एरिया तुम्हारा कार्टिलेज होता है, इट्स मसल, वो ऑर्गन होता है तुम्हारा, ठीक है। नाउ स्केलेटल सिस्टम, the skeletal system consists of a framework of bones that provides strength, shape and protection to the body।
Now, the skeletal system. The skeletal system consists of a framework of bones that provide strength, shape and protection to the body. It includes क्या क्या include होते हैं तुम्हारे skeletal system के अंदर? It includes the skull, the vertebral column, the rib cage as its major components. The skull जो है it is a hard case formed by flat bones joined by fixed joints. तो skull किससे बना है? फ्लैट बोन्स जिनको ज्वाइन कैसे किया गया है? फिक्स्ड जॉइंट से ज्वाइन किया गया है. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, आईज एंड ईयर्स बाय अलाउइंग नो मूवमेंट बिटवीन द बोन्स. बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता तुम्हारे स्कल के अंदर. ठीक है. सो स्कल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन. ब्रेन और जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर बगल बगल में जितने भी ऑर्गन्स है इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्कल. नाउ दूसरा क्या होता है? द वर्टिब्रल कॉलम. नाउ it is a fixed column made up of small bones called the vertebrae extending from the base of the skull. It supports the body, maintains upright posture and protects the spinal cord. ठीक है. हाँ, यहां से तुम्हारा धीरे 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 वर्टिब्रे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. लिटरली वर्टिब्रे तुम्हारा स्टार्ट होता है. नाउ द कार्टिलेज डिस्क. दो वर्टिब्रे के बीच में जो तुम्हारा जो कुशन होता है, ठीक है, पिल्लो टाइप कुशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द कार्टिलेज डिस्क. हाँ, ये खत्म हो गया, ये पेज ही है, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा. ठीक है. कार्टिलेज डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रे एक्ट्स एज अ कुशन अब्सॉर्बिंग शॉक्स एंड अलाउइंग बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट. ठीक है. ये है वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. हमारा ऐसे मूव करना, ऐसे मूव करना, अलग अलग तरीके से जो हमारा है वर्टिब्रा बेंड हो सकता है. समझ में आ गया? ये सारा का सारा जो बेंडिंग है इट इज बीइंग डन बाय द वर्टिब्रा. ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारे छोटे 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 तुम्हारे हड्डियां होती है, इन सभी की सभी हड्डियां जॉइंट होती है और इनके बीच में क्या होता है? एक कुशन होता है जो बेसिकली दो अलग अलग वर्टिब्रा के बीच में घिसने से प्रिवेंट करता है. ठीक है. और फाइनली आता है हमारा रिब केज. Humans have 12 pairs of ribs from the rib cage that form the rib cage. It protects vital organs such as the heart and the lungs. Ribs are attached to the backbone at the back of the sternum at the front with the help of cartilage. ठीक है. Ribs जो होते हैं बैक और फ्रंट में कैसे अटैच्ड होते हैं? यूजिंग कार्टिलेज. तो कितने रिब्स होते हैं हमारे पास? कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं हमारे पास? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. दैट इज इस साइड में भी 12 है, इस साइड में भी 12 रिब्स है हमारे पास. ठीक है. हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. और क्या है? रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड टू द स्टर्नम. ये है हमारा स्टर्नम. यहाँ पे फ्रंट में स्टर्नम बैकबोन से भी अटैच्ड है, स्टर्नम से भी अटैच्ड है वाया कार्टिलेज. ठीक है. स्टर्नम आगे की तरफ, बैकबोन पीछे की तरफ, दोनों को अटैच किसने कर रखा है? कार्टिलेज ने अटैच करके रखा हुआ है. दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द रिब केज टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग एडिंग इनहेलेशन. तो हमारा रिब्स जो होता है लिटरली ऐसा होता है. हमारे मेरे उंगलियों को देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं ना अंदर तो हमारा रिब्स लिटरली ऐसे फूलता है. ठीक है. हाँ, एक्सपैंड्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. ठीक है. लिटरली हमारा जो नीचे जाता है डायफ्राम. तुम्हारे जो एक सिरिंज होता है ना, सिरिंज के अंदर जैसे हम लोग नीचे खींचते हैं वैसे डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जाता है. हमारा जो रिब केज होता है बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ. ठीक है. बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ जाता है. जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते वक्त नीचे और अंदर की तरफ चले जाता है. तो ये मूवमेंट कराने के लिए कार्टिलेज काम आते हैं. ठीक है. जो कार्टिलेज होते हैं ये रिब केज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. और फाइनल टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? द योगा एंड द मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ. Yoga, described in the ancient Indian text, includes physical postures, asanas, breathing exercises, pranayama, and meditation. ठीक है. Now, meditation क्या होता है? शांति से बैठे रहना, जो माधव कभी कर नहीं सकता. ठीक है. Researchers show that regular yoga practice improves flexibility, posture, and breathing, reducing stress and helps prevent lifestyle diseases such as arthritis and back pain. ठीक है. आर्थराइटिस और बैक पेन से अभी नहीं, अभी से तुम लोगों को योगा करना है. इसी एज में तुम्हें योगा करना है ताकि हैबिट बन जाए.
हैबिट बनने के बाद तुम जब बड़े हो जाओगे इस हैबिट को कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ओल्ड एज में तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ठीक है, हर दिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट यू हैव टू डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सुबह के सुबह जब मैं उठता हूँ मेरी नींद को खुलाने के लिए आई डू ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यूजुअली सुबह मेरे को क्या बोलते हैं, अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाता है। तुम जो क्या बोलते हैं सुबह zombies की तरह जो उठते हो वो तुम्हारा गायब हो जाएगा। ठीक है, every year 21st January is observed as the International Yoga Day to promote the role of yoga in health and well-being. Maintaining correct posture, proper nutrition, regular exercise, and yoga keeps the bone strong, muscles fit, and the joints flexible. Bones को strong बनाए रखने के लिए, muscles को flexible बना के रखने के लिए, muscles को fit बनाने के लिए रखने के लिए, और हमारे joints को flexible। जितना ज्यादा योगा करोगे उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी बॉडी की बढ़ेगी। ठीक है, इट इंक्रीजेस योर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, धीरे धीरे करके एक ही दिन में तुम्हें सूर्य नमस्कार 100 नहीं करने हैं, पहले दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 या 5 करने होते हैं। ठीक है, फिर नहीं तुम्हें उठ नहीं पाओगे अगली बार, क्योंकि तुम्हारे हर एक जॉइंट के अंदर तुम्हें पेन दिखने लगेगा। और क्या करोगे यूजुअली, हाँ अब मैं नहीं कर रहा करके छोड़ दो। धीरे धीरे शुरू करना होता है। एक्सरसाइज करते वक्त नहीं करते, एज दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। धीरे 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 पुशअप्स करना होता है। हर दिन पहले 5 पुशअप्स से शुरू किया, फिर उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20। तुम्हारा एक साल के अंदर अंदर तुम्हें 50 से 60 पुशअप्स की तरफ जाना होता है। तुम लोग क्या करते हो, एक ही बारे में जोश चढ़ के 20 या 15 25 पुशअप्स करोगे, फिर 3-4 दिन की तक नहीं करोगे क्योंकि बॉडी पेन होता रहेगा। धीरे धीरे 5 पुशअप 10 पुशअप से शुरू करके एक साल लगा के तुम 100 पुशअप्स तक करा सकते हो। धीरे धीरे हाँ वो भी कर सकते हो, मगर हमारी बॉडी वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, धीरे धीरे लगता है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ठीक है, सो योगा का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को हेल्थी करना, हमारा जो हैबिट्स है, हमारा जो सबसे पहले दिमाग को शांत करना। ठीक है, हाँ थोड़े लोगों को वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है दिमाग को शांत कराना। ठीक है, और तो और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमारा ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, वी हैव ऑफिशियली फिनिश्ड हमारे टिश्यूज। ठीक है, नाउ तुम्हारा सैटरडे को टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का एग्जाम होगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।